तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीपर्स डीमन के ऊपर बेस्ड एक हॉरिफाइंग ब्रिटिश हॉरर मूवी को जिसका नाम है स्टार्व एकर। ये मूवी अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है जो कि 2019 में आई सेम नाम की नोवेल के ऊपर आधारित है जिसको लिखा है एंड्रयू माइकल हर्ले ने। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, प्लॉट इसका काफी अलग है, आपको देखने में मजा आएगा। एंडिंग में मैंने लीपर्स डीमन के बारे में बात करी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैंने हाल ही में ही प्रोजेक्ट साइलेंस नाम की एक साउथ कोरियन फिल्म को एक्सप्लेन किया है, काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम ओवन नाम के एक बच्चे को देख पाते हैं जो कि सोने के लिए अपने बिस्तर पर जा रहा था, जिस दौरान वो अपनी माँ जूलियट से कहता है कि मुझे बार बार कोई आवाज सुनाई दे रही है, जो आवाज जूलियट को बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही थी, जिस वजह से वो ओवन की बातों को इग्नोर करके उसे सोने के लिए बोलती है। तभी अगले दिन हम जूलियट को अपने हस्बैंड रिचर्ड के साथ पार्क में बैठा हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर कुछ ही दूरी पर ओवन दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जिस दौरान हमको पता चलता है कि दोनों कुछ ही समय पहले इस जगह पर अपने बेटे ओवन के साथ शिफ्ट हुए थे और इस जगह का नाम स्टार्व एकर होता है और ये रिचर्ड के डैड नील की जगह थी जहाँ पर रिचर्ड का बचपन बीता था। लेकिन रिचर्ड के लिए अपना बचपन कोई याद करने वाला पल नहीं था क्योंकि उसके डैड बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक थे, इसलिए रिचर्ड का पूरा बचपन किसी ट्रॉमा से कम नहीं था जिसके बारे में वो बात भी नहीं करना चाहता था। अब रिचर्ड ये सारी बातें जूलियट को बता ही रहा होता है कि तभी सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जहां जाकर देखने पर उनको पता चलता है कि ओवन ने पार्क के किसी हॉर्स की आंख के अंदर एक स्टिक डाल दी थी, जिससे कि वो घोड़ा अबंधा हो चुका है और दर्द से तड़प रहा था। जिसके बाद ओवन को उसके पेरेंट्स पार्क से लेकर चले जाते हैं और उस वक्त हमको पता चलता है कि ओवन को अस्थमा की दिक्कत भी थी। अब आगे घर जाकर दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि ओवन ने आखिर ऐसा क्यों किया और वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। हालांकि ये हादसा गलती से भी हो सकता था, लेकिन ओवन यहाँ पर इस गलती को लेकर बिल्कुल भी डरा नहीं था और उसके चेहरे पर कोई भी पछताव वाले भाव नजर नहीं आ रहे थे। वो साफ साफ बोल रहा था कि ओवन ने ये जानबूझकर किया है। यही सोचकर दोनों उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां पर सभी बातें जानने के बाद डॉक्टर उनसे ये कहता है कि शायद आप लोग नई जगह पर शिफ्ट हुए हो और इसी वजह से आपका बेटा एग्रेसिवली बिहेव कर रहा होगा। जिस पर जूलियट ये कहती है कि ओवन बार बार ये कहता रहता है कि उसे जैक ग्रे की आवाजें सुनाई देती हैं और यही वो आवाज है जो कि ओवन से ये सब करवा रही थी। रिचर्ड जैक ग्रे का नाम सुनकर अचानक से शांत हो जाता है और डॉक्टर जूलियट की बातों को नहीं समझ पाते कि वो कहना क्या चाह रही है। अब जूलियट तब ये गौर कर लेती है कि जैक ग्रे का नाम सुनकर रिचर्ड के एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए थे और इसी वजह से वो घर पहुंचकर रिचर्ड से जैक ग्रे के बारे में पूछती है कि आखिर वो है कौन, उसके एक्सप्रेशंस क्यों चेंज हो गए उसका नाम सुनकर। जिस पर वो जवाब देता है कि जैक ग्रे सिर्फ एक मिथिकल कैरेक्टर है जो कि पुराने लोगों ने बच्चों को डराने के लिए बनाया था और शायद हमारे फोकलोर में भी इसका वर्णन है, पर वो इसको पूरी तरह से झूठ मानता है और ये सब बातें जरूर गॉर्डन ने ही ओवन के दिमाग में डाली होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि गॉर्डन कौन है, तो इस पर हमको पता चलता है कि गॉर्डन असल में रिचर्ड का नेबर है जो कि इनके परिवार के काफी करीब है और जब दोनों घर पर नहीं होते तब गॉर्डन ही ओवन की बेबी सिटिंग करता है, उसको संभालता है। अब अगले दिन रिचर्ड ओवन को बाहर घुमाने लेकर जाता है, जहां पर वो ओवन से ये कहता है कि मेरे बचपन के समय में हमारे घर के आगे एक ओक ट्री हुआ करता था जो कि बहुत ही बड़ा था और टाउन के लोग फेस्टिवल्स पर वहां पर पब्लिक गैदरिंग किया करते थे। लेकिन रिचर्ड को ऐसा लगता है कि गॉर्डन ने जरूर ओवन को ऐसा बताया होगा कि वो ओक ट्री दूसरी दुनिया का रास्ता है, क्योंकि ऐसा ही रिचर्ड के पिता नील भी माना करते थे और उनके हिसाब से ट्री को सैक्रिफाइस देने से वो विशेष को पूरा कर सकता है। इसलिए रिचर्ड ओवन से ये कहता है कि तुम कभी भी गॉर्डन की बातों को मत मानना, क्योंकि वो पूरी तरह से सुपरस्टिशंस में बिलीव करता था। जिस पर ओवन उससे ये पूछता है कि अब वो ओक ट्री कहाँ पर है, जिसके जवाब में रिचर्ड कहता है कि अब वो पेड़ कट चुका है और सिर्फ उसकी जड़ी बची हुई है। अब अगले सीन में हम नोटिस कर पाते हैं कि जूलियट को अपने आसपास का माहौल बहुत ही अजीब सा लगता है। उसको अजीब से विजन्स आ रहे थे और वो कहीं पर हिप्नोटाइज सी हो जाती है, कहीं पर खो जाती है, जिसके चलते होता यह है कि हम नोटिस करते हैं कि अचानक से उसके पीछे खड़ा हुआ ओवन नीचे गिर पड़ता है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी और ये सारी चीजें जूलियट को समझ में भी नहीं आती, ना ही उसे सुनाई देती। लेकिन जैसे ही वो स्नैप आउट करती है वो नोटिस करती है कि उसका लड़का ओवन नीचे गिर चुका था और उसे बहुत ही भयानक अस्थमा अटैक आया था, जिसके बाद उसे गॉर्डन और जूलियट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं,
जहाँ पर हमको पता चलता है कि उसे एस्थमा अटैक आया था और उसी वक्त उसे हेल्प ना मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई है। जी हाँ, ये सुनकर जूलियट और रिचर्ड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और एक ही पल में दोनों की दुनिया मानो तबाह हो गई थी। अब उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगे थे, जहाँ पर जूलियट हमेशा अकेले कमरे में बंद रहती थी। वहीं रिचर्ड अवन के दुख को भुलाने के लिए अपने आर्कियोलॉजी रिसर्च पर काम करने लगता है, क्योंकि पेशे से वो एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है। अब उस वक्त वो एक रैबिट के फॉसिल के ऊपर रिसर्च कर रहा था और उसका पूरा दिन उसी में बीत रहा था। खैर, उसी समय जूलियट से मिलने उसकी बहन हैरिया आती है, जो कि अपने पेट डॉग के साथ वहां पर आई थी, और उससे मिलकर जूलियट का दुख थोड़ा सा कम होता है। अब आगे जब रिचर्ड एक बार जूलियट से बात कर रहा होता है, तब हम उसकी बातों से ये समझ पाते हैं कि रिचर्ड को ऐसा लगता है कि अवन की मौत में जूलियट की कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि उस वक्त घर पर जूलियट मौजूद थी और उसे ध्यान देना चाहिए था कि अवन कहाँ पर है। दूसरी तरफ जूलियट अपने बेटे की मौत से इतनी बीमार हो गई थी कि वो रात में बिना समझे अचानक से ही नींद में चलने लगी थी और घर से बाहर भी चली जाया करती, जहाँ पर एक रात रिचर्ड ने उसे उस दौरान संभाला भी था। अब एक सुबह गॉर्डन इनके घर के यहाँ से गुजर रहा होता है, जिस दौरान वो उन्हें मिसेस फोर्ड से मिलवाता है, ये कहते हुए कि ये कुछ दिन यहीं पर रहने वाली हैं। तभी उसी शाम हम फोर्ड को इनके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो जूलियट से कहती है कि मुझे तुम्हारे बेटे की मौत के बारे में पता चला, लेकिन मुझे जानकर बुरा लग रहा है कि तुम्हारे बेटे की आत्मा अब भी यहीं भटक रही है और उसे तुम्हारे प्यार ने रोक रखा है और इसलिए हमें उसे यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ेगा। ये कहकर फोर्ड वहाँ पर एक रिचुअल शुरू करती है और कुछ चैंटिंग्स को पढ़ते हुए वो जूलियट को अपने बेटे को याद करके उसे यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है, जिस पर जूलियट ऐसा ही करती है और उसके बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके सर से कोई बोझ कम हो गया हो। उस वक्त वहाँ पर हैरिया भी होती है और फिर रिचर्ड को भी पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा कोई रिचुअल हुआ था, जिससे कि वो काफी गुस्सा हो जाता है। अब उस वक्त तक रिचर्ड को उस रैबिट के सभी स्केलेटन पार्ट्स भी मिल जाते हैं और वो अपने पास रखकर उन पर स्टडी करने लगता है, जिस दौरान उसे बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिलती है कि रैबिट के स्केलेटन पर अपने आप मीट और फ्लैश आ रहा था, यानी कि एक तरह से वो डेड रैबिट जिंदा हो रहा था, या फिर ये कहें कि फॉसिल जिंदा होने वाला था। ये बात वो अपने कलीग स्टीवन को भी बताता है, लेकिन उसे उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था, क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। उल्टा वो उसको कहता है कि शायद ये रैबिट का स्केलेटन पूरी तरह से डिके हुआ ही नहीं होगा और इसलिए अभी भी इस पर फ्लैश दिख रहा होगा। लेकिन रिचर्ड इस बात को मान नहीं सकता था, क्योंकि उसने खुद ही उस स्केलेटन को जमीन से निकाला था। अब इस रैबिट के वापस जिंदा होने का प्रोसेस यहाँ पर नहीं रुकता। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे स्केलेटन पर और भी फ्लैश और वीन्स आने लगती हैं, और एक दिन तो रिचर्ड क्लियरली उस रैबिट का हार्ट भी पंप होते हुए देख पाता है। अब ऐसे ही लगभग एक हफ्ते बीत जाता है और फाइनली वो एक दिन स्केलेटन पूरी तरह से जिंदा रैबिट बन गया था, जो कि पूरी तरह से अलाइव था, मूव कर पा रहा था। इसको देखकर रिचर्ड को समझ में नहीं आता कि ये आखिर है क्या और ये सब हुआ कैसे, और इसलिए वो डर कर उस रैबिट को छुपाने लग जाता है। पर तभी वहाँ जूलियट आ जाती है और वो उस रैबिट को देख लेती है, लेकिन शॉकिंगली सरप्राइज होने के बजाय वो उस रैबिट को बहुत प्यार से देखती है, जैसे कि वो उसका बच्चा हो। मे बी जूलियट उसके अंदर अवन को देख रही थी। जो भी हो, इतना तो साफ था कि जूलियट उस रैबिट को प्यार करने लगी थी, और वो भी इस हद तक कि वो उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाल रही थी, जो कि बहुत ही वियर्ड था। और इससे रिचर्ड और जूलियट के बीच जो भी दूरी आ रही थी वो भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। उसी रात फिर रिचर्ड जूलियट को बताता है कि बचपन में इसी फील्ड में उसके डैड उसे पूरी तरह बिना कपड़ों के खड़ा करवाया करते थे, और जब तक उसका शरीर नीला नहीं पड़ जाता वो उसको वहीं पर खड़े रहने दिया करते। और मेरे हिसाब से रिचर्ड के पिता ऐसा इसलिए करते होंगे क्योंकि उनको ओक ट्री वाले सैक्रिफाइस पर भरोसा था, और जैसा रिचर्ड ने बताया था कि उसके पिता उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, तो इससे समझा जा सकता है कि रिचर्ड के पिता उसे सैक्रिफाइस करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तभी अब एक सुबह हैरिया को नील की एक किताब मिलती है जिसमें ओक ट्री को लेकर कुछ बातें लिखी थी, जहां पर यह लिखा था कि ओक ट्री के फॉलोअर्स एक दिन पेड़ के यहाँ पर इकट्ठा होंगे और 3 लोगों का सैक्रिफाइस करेंगे, जिसके जरिए जैक ग्रे इस दुनिया में आ पाएगा, यानी कि अवन का वही इमेजिनरी फ्रेंड जिसने उसको हॉर्स को मारने के लिए कहा था। मे बी जैक ग्रे डीमन का नाम होगा। अब उन 3 सैक्रिफाइसेस को बताते हुए वहां पर लिखा हुआ था कि उसके अंदर एक बच्चा, एक लेडी और एक आदमी का सैक्रिफाइस दिया जाएगा। वहां ये भी लिखा हुआ था कि कुछ लोगों ने ये करने की कोशिश करी थी, लेकिन उससे पहले ही उस ओक ट्री को काट दिया गया ताकि ये रिचुअल पूरा ही ना हो पाए। अब यहाँ पर एक और चीज रिवील होती है कि नील ने रिचर्ड को सैक्रिफाइस करने के लिए बाहर रात में खड़ा किया था, लेकिन रिचर्ड सैक्रिफाइस नहीं हुआ। इसका रीजन था कि जैक ग्रे सिर्फ उसी सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करता है जो सैक्रिफाइस करने वाले के करीब हो, लेकिन यहाँ पर नील रिचर्ड से प्यार नहीं करता था और शायद इसी वजह से उसने उसका सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं किया। वहीं हम ये भी गौर कर पाते हैं कि जूलियट का रैबिट को लेकर लगाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, पागलपन की तरह, और ये इस हद तक चला जाता है कि जब वो रैबिट हैरिया यानी कि उसकी बहन को काट लेता है तो वो उस बात को भी इग्नोर कर देती है, जैसे कि कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ।
तभी दूसरी तरफ रिचर्ड ओक ट्री की जड़ों को यानी कि रूट्स को ढूंढ रहा था और उस जगह को खोदकर पेड़ की रूट्स को वो बाहर ले आता है, जिसको देखने वहां पर स्टीव भी आ गया था। तभी हैरिया को ऐसा विजन आता है कि स्टीव उस रैबिट को छीनने आया है और इसी विजन में वो चाकू लेकर उसे मार डालती है। लेकिन उससे भी अजीब बात यह होती है कि इससे रिचर्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी आंखों के सामने ही एक खून हो चुका था। जिसके बाद गॉर्डन और फोर्ड मिलकर स्टीव की डेड बॉडी को उसी फील्ड में दफनाने लग जाते हैं। उसी दौरान हम दूसरी तरफ रिचर्ड और जूलियट को एक साथ देखते हैं, जहां पर वो हैरिया को अपने कमरे में बुलाते हैं और रैबिट को दिखाने के बहाने से उसके सर पर पीछे से हथौड़ा मार देते हैं, जिस वजह से हैरिया की वहीं मौत हो जाती है, यानी कि अपनी खुद की बहन को मार डाला। जिसके बाद जूलियट रिचर्ड से कहती है कि फाइनली हम जैक ग्रे को इस दुनिया में ले आए। जी हाँ, और फिर वो रैबिट को ब्रेस्ट फीड कराने लगती है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्टार्व एकर फिल्म की कहानी। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि आपको एंडिंग थोड़ी सी इधर उधर लगी होगी, इसलिए मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड करके बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तो असल में यहाँ पर जूलियट और रिचर्ड जो थे वो यहाँ पर शिफ्ट ही इसलिए हुए थे ताकि वो जैक ग्रे यानी कि उस डीमन को इस दुनिया में ले आए। और इसका पता हमें तब चलता है जब इनडायरेक्टली एक बार जूलियट रिचर्ड से कहती है कि मैं चाहती तो अवन को बचा सकती थी, जिसका मतलब साफ था कि उसने जानबूझकर उसे मार दिया या फिर ये कहें कि मरने दिया, सैक्रिफाइस दे दिया जैक ग्रे को। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? तो इसका जवाब है कि डीप डाउन वो भी उस डीमन को इस दुनिया में लाना चाहती थी और उस रिचुअल के बारे में जिसमें 3 लोगों को सैक्रिफाइस करना था, उस बारे में उसे और रिचर्ड दोनों को पता था। इनफैक्ट यहाँ पर गॉर्डन और शायद से फोर्ड भी इसमें मिले हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि आपने नोटिस किया होगा कि गॉर्डन ने यह कहा था कि फोर्ड यहाँ पर कुछ दिन रहेगी, यानी कि वो भी जानती थी कि यहाँ पर भैया कोई रिचुअल होगा और जैक ग्रे को बुलाया जाएगा, जिन्होंने एक साथ मिलकर एक बच्चा यानी कि अवन, एक लेडी यानी कि हैरिया और एक आदमी यानी कि स्टीव को मार डाला और रिचुअल पूरा करके जैक ग्रे डीमन को उस रैबिट के रूप में ले आए, जिससे कि अब वो अपनी विश को पूरा कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि फिर जूलियट और फोर्ड का वो अवन की स्पिरिट को हमेशा के लिए चले जाने के लिए कहना क्या था? तो मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए था क्योंकि अवन की मौत के बाद जूलियट उससे बाहर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि वो उसकी माँ थी। उसने सैक्रिफाइस तो दे दिया लेकिन उसे अपने बच्चे से बहुत प्यार था। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद वहां पर वाकई में अवन की आत्मा भटक रही होगी और रिचर्ड ने जिस रैबिट के फॉसिल को बाहर निकाला था माइट भी उसके अंदर ही जैक ग्रे को बुलाया गया और इसी के चलते तो उसके अंदर अपने आप ही फ्लैश, बोन्स और वीन्स वगैरह बननी शुरू हो गई थी और अल्टीमेटली वो जिंदा हो गया। यही तो रीजन था कि जूलियट बिल्कुल भी शॉक नहीं थी ये सब देखकर, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि जैक ग्रे आ चुका है। और आपने ये भी सोचा होगा कि बचपन में रिचर्ड का सैक्रिफाइस क्यों एक्सेप्ट नहीं करा गया। तो देखो, सबसे जरूरी बात यह होती है कि प्यार का होना बहुत जरूरी था और अवन का सैक्रिफाइस इसलिए ही ले लिया जैक ग्रे ने क्योंकि उसके अंदर सच में रिचर्ड और जूलियट उससे प्यार करते थे, ना कि नील की तरह जो कि रिचर्ड से प्यार नहीं करता था और वो उसको सैक्रिफाइस करने चला था। जिससे आप उतना प्यार नहीं करते उसका सैक्रिफाइस देना काफी आसान होता है, लेकिन आप जिसे सच्चा प्यार करते हो उसका सैक्रिफाइस देना काफी मुश्किल रहता है और वही इन डीमंस को चाहिए होता है। तो दोस्तों, ये थी स्टार्व एकर फिल्म की कहानी, जो कि एक ब्रिटिश हॉरर मूवी है जो कि 2019 में आई सेम नाम की नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसको लिखा है एंड्रयू माइकल हर्ले ने। अब देखो, यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपको ऑलरेडी समझा दी हैं कि आखिर वहां पर हो क्या रहा था। इन लोगों ने उस डीमन को बुला लिया और मेरे ख्याल से ये डीमन जो है वो लीपस हो सकता है, क्योंकि उसको ईस्टर बनी भी कहा जाता है। और मेरे ख्याल से ये एक टुल्पा डीमन है जिसको लोगों की कॉन्शियसनेस ने ऐसे ही क्रिएट कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर ये लोग इसको माना करते थे, जिसके चलते वाकई में वो जिंदा हो गया था। अदरवाइज किसी फॉसिल का ऐसे ही उसके ऊपर मांस का और सब चीजों का आ जाना बहुत ही वियर्ड बात थी। आप सोचो कि एक हड्डी थी, एक फॉसिल थी और सैक्रिफाइस के तुरंत बाद ही वो पूरी तरह से जिंदा हो गया था। तो माइट भी वही लीपस डीमन है जो कि अब इन लोगों के साथ में कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि शायद वो उनकी विशेस कोई पूरा कर दे, लेकिन बदले में वो और भी सैक्रिफाइस भी ले सकता है। अब देखो, जो लीपस है वो बहुत ही पावरफुल और डिमोनिक क्रीचर है जो कि सैक्रिफाइस के चलते, रिचुअल्स के चलते ऑफरिंग के अंदर चिल्ड्रंस को, एग्स को, रैबिट और हेयर्स को लेता है, जो कि सभी फर्टिलिटी को दर्शाते हैं। और सैक्रिफाइस के बदले में वो बहुत सारे क्रॉप्स को और फर्टिलिटी को देता है। इनफैक्ट मैंने ऐसे सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सीरीज को भी एक्सप्लेन किया था और टुल्पा के बारे में मैंने एक मूवी को एक्सप्लेन किया है। और अगर आप उन दोनों को ही देखना चाहते हो, इसको डिटेल में समझना चाहते हो, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिलेगा, जाकर जरूर देखना, आप काफी कुछ समझ पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इसको वापस से क्यों बुलाया गया था। तो देखो, जैसे जैसे समय बीतता गया ह्यूमैनिटी ने सैक्रिफाइस करना, रिचुअलिस्टिक चीजें करना बंद कर दिया था, जिसके चलते लीपस की शक्ति धीरे धीरे कम होती चली गई और अल्टीमेटली लीपस एक पावरफुल डीमन से घटकर बहुत ही प्यारा सा एक रैबिट बन गया था, जिसके चलते यहाँ पर उसको रैबिट के रूप में ही दिखाया गया है।
एंड माइट भी अब उसको सेक्रीफाइस मिल गया है तो वो धीरे धीरे काफी ताकतवर अपने असली रूप में भी आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एनिमल क्रुएल्टी और ये सब चीजें भी दिखाई गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए